नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अध्याय 9 बल और गति में बात हम कर रहे थे न्यूटन की गति के दूसरे नियम की बात हमने शुरू की थी, उनके कथन को भी लिया था। आज फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। इस नियम के अनुसार न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में, संवेग की बात हम कर चुके थे, किसी वस्तु के संवेग में द्रव्यमान गुणा वेग संवेग कहलाता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है या उसकी दिशा वही होती है जिसमें कि बल लगाया जाता है, या जो बल की दिशा है उसी दिशा में उसकी दिशा होती है। ये तो है कथन। हम प्राप्त करेंगे इसका व्यंजक कि आरोपित बल के समानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। मान लीजिए व्यंजक प्राप्त करना। अब हमने माना कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, माना वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, बल F लगाने पर t समय में, समय कितना है t समय में वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, वस्तु का प्रारंभिक वेग u, बल F लगाने पर t समय में वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, तब उस स्थिति में प्रारंभिक संवेग जैसा कि हमने बताया, संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, और ये बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक संवेग की। इसे यदि हम P1 दें तो P1 इज इक्वल टू द्रव्यमान यानी कि m और इसका गुणा प्रारंभिक वेग यानी कि u। अब हमें पता है कि u वेग एक सदिश राशि है और इधर संवेग भी सदिश राशि है। इसी प्रकार यदि हम निकालेंगे अंतिम संवेग और यदि इसे P2 नाम दें तो P2 बराबर m, क्योंकि वस्तु वही है तो द्रव्यमान वही, लेकिन वेग बदल चुका है, वेग हो चुका है v। तो जहां P1 इज इक्वल टू mu, वहां P2 इज इक्वल टू mv। अब संवेग में अंतर यदि निकालें, संवेग में परिवर्तन यदि निकालें, संवेग में परिवर्तन
इसे हम डेल्टा पी से यदि दर्शाएं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग। डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये भी सदिश, ये भी सदिश और ये भी सदिश। जैसा कि पहले हमने बताया था, सदिश राशि को तीर का निशान उसके ऊपर लगा करके हम दर्शाते हैं। रख दीजिए आप P1 और P2 के मान यहां पर। P2 है mv माइनस mu। संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu। यदि परिवर्तन की दर निकालें, दर निकालते समय हम उसे t से भाग देते हैं, तो संवेग परिवर्तन की दर यहां हो जाएगी, इसको हम ऊपर ले लेते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर एम वी माइनस एम यू बटा टी। और दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? बल के समानुपाती है, आरोपित बल के। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F समानुपाती, m यहां से हम कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में v माइनस u बटा t। F समानुपाती m v माइनस u बटा t। और एफ बी बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। इसके लिए भी परिमाण और दिशा हमें दोनों की ही आवश्यकता होती है। समानुपाती का चिन्ह जब हम हटाते हैं तो हम बराबर का चिन्ह लगाते समय एक स्थिरांक भी यहां लिखते हैं, F बराबर के एम वी माइनस यू बटा टी। अब ध्यान दीजिए, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। हमने त्वरण में पढ़ा था, चूंकि v माइनस यू बटा टी बराबर a, तो हम यहां पर a रख देंगे। k तो एक स्थिरांक है, m की जगह m रख ही दिया, और v माइनस यू बटा टी इस राशि की जगह हम रख देंगे a। तो F बराबर के एम ए। जहां पर बल तो सदिश राशि है ही, ये हमारा त्वरण भी एक सदिश राशि है, जैसा कि हम पहले त्वरण की बात कर चुके हैं। यदि मान लीजिए अब k बराबर हम 1 रखते हैं तो F बराबर एम ए हो जाएगा। यदि k बराबर 1,
पुनः एक बार समझ लें। मान लीजिए हमने लिया वस्तु का द्रव्यमान है m और वस्तु का प्रारंभिक वेग है u। बल F लगाने पर यदि t समय में वस्तु का वेग अब v हो जाता है तो उस स्थिति में वस्तु का प्रारंभिक वेग हम देंगे P1 = mu, क्योंकि संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। वहीं अंतिम वेग P2 = mv, क्योंकि अब वेग बदला है, द्रव्यमान वही है। संवेग में परिवर्तन डेल्टा P = P2 - P1, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और दोनों का मान हम रखेंगे mv - mu। संवेग में परिवर्तन की यदि दर निकालनी हो हमें तो हमें उसे t से भाग देना होता है। और गति के दूसरे नियम से ये तो हो गई संवेग में परिवर्तन की दर, और संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तो F समानुपाती mv - u/t, जहां v - u/t त्वरण के बराबर है। तो इस राशि की जगह हमने रख दिया a, और साथ ही साथ एक स्थिरांक हमने लिया है k। राशि आती है हमारे पास F = m × a। तो ये जो गति का दूसरा नियम है ये बल का परिमाण बताता है, जहां गति का प्रथम नियम हमें बल की परिभाषा देता है, वहीं गति का दूसरा नियम हमें बल का परिमाण बताता है कि वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दोनों का गुणनफल बल के बराबर होता है। यदि हम इस बल का मात्रक निकालें, ये देखिए बल का मात्रक, चूंकि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, द्रव्यमान की राशि जो है, इकाई जो है वो है किलोग्राम, और इस किलोग्राम का गुणा हो रहा है त्वरण। त्वरण की राशि है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे एक नाम दिया गया है न्यूटन, और इसे N से बताते हैं। तो बल का मात्रक यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? न्यूटन है बल का मात्रक। न्यूटन की गति के तीनों नियमों में से कोई भी एक नियम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर आरोपित बल के बराबर होता है, और त्वरण की दिशा वही होती है जो कि बल की दिशा होती है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब हमारे पास दो ये समीकरण आ जाते हैं, F = K m v - u/t, जिस पर आधारित आंकिक प्रश्न आ सकते हैं, साथ ही साथ F = m × a। इन सूत्रों पर आधारित हमें संख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं। पहले हम बात करेंगे उदाहरण की। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संबंधित दो उदाहरण हम लेंगे। सबसे पहला उदाहरण कि क्रिकेट का खिलाड़ी गतिशील गेंद को पकड़ते समय
अपना हाथ कुछ पीछे खींच लेता है। क्रिकेट का खिलाड़ी गतिशील गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ कुछ पीछे की ओर खींच लेता है। वो ऐसा क्यों करता है, इसे हम समझेंगे गति के दूसरे नियम के आधार पर। अब देखिए, जब क्रिकेट का खिलाड़ी गतिशील गेंद, शुरू में गेंद जो है वो गतिशील है तो उसमें वेग है, उस गतिशील गेंद को जब वो पकड़ता है अचानक उसे रोकने के लिए, जब वो अचानक पकड़ लेता है तो चूंकि गति की दिशा के विपरीत उसे बल लगाना पड़ता है तो एक मंदक बल उस पर काम करता है। गतिशील गेंद के लिए वो मंदक बल बहुत अधिक हो जाता है और इसीलिए उसे, यानी खिलाड़ी को, उसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। जब बल अधिक लगता है तो उस स्थिति में उसका हाथ चोटिल हो सकता है, उसे चोट लग सकती है। अतः यदि वो गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ कुछ पीछे ले लेता है तो उस स्थिति में मंदक बल कुछ धीमी गति से लगेगा और उसे बल भी कम लगाना पड़ेगा। F बराबर ma को ध्यान दीजिए। यदि मंदक बल कम है, बल भी कम है, मंदक बल अधिक है तो बल भी अधिक होगा। हमने आपको बताया था विपरीत दिशा में त्वरण जो है उसे हम मंदन कहते हैं। तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण हम इस प्रकार से करेंगे कि क्रिकेट का खिलाड़ी गतिशील गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ कुछ पीछे खींच लेता है। इससे स्पष्टीकरण क्या हुआ, इससे गेंद का मंदक बल कम होने से उस पर बल भी कम लगाना पड़ता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। यदि वो अचानक पकड़ लेता तो उसका हाथ जो है वो चोटग्रस्त हो सकता है। मंदक बल कम होने से बल भी कम लगाना पड़ता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण की बात करते हैं हम कि जब किसी ऊंचाई से कोई व्यक्ति जब ऊंचाई से कठोर फर्श पर कूदता है तो भी क्या होता है, उस स्थिति में भी व्यक्ति को चोट लग जाती है। जब ऊंचाई से कठोर फर्श पर कूदता है तो उसे चोट लग जाती है। इसका कारण सोचते हुए हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आपको मौका दिया जा रहा है, उसके बाद हम बताएंगे इसका कारण।
आपने यदि कारण सोचा है तो वो सही पहुंचे हैं या नहीं। देखिए, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई से कठोर फर्श पर कूदता है, कूदते हुए जब आता है, व्यक्ति के अंदर वेग है। जैसे ही वो कठोर फर्श पर आकर के रुकता है, उसका वेग अचानक ही शून्य हो जाता है। और जब अचानक ही वेग शून्य होता है तो फर्श के द्वारा जो उस व्यक्ति पर बल लगता है वो अधिक होता है, जिसके कारण उसे चोट लग जाती है। इसके विपरीत यदि फर्श पर रेत है, कोई गद्देदार स्थिति है, तो उस स्थिति में आकर के जब व्यक्ति ऊंचाई से कूदता है तो उस स्थिति में रेत में उसके पैर धंसने से वेग में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन, त्वरण। तो धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है तो फर्श के द्वारा या निचली सतह के द्वारा उस पर लगाया गया, चूंकि F बराबर ma, जब वेग में परिवर्तन धीमे धीमे होता है, यानी त्वरण के हिसाब से बल भी अब क्या होता है, कम लगता है, जिससे कि व्यक्ति को चोट नहीं लगती। तो ये है इसका कारण, जो कि आधारित है वही गति के दूसरे नियम पर। तो कोई व्यक्ति जब ऊंचाई से कठोर फर्श पर कूदता है तो उसे चोट लग जाती है, क्योंकि इस स्थिति में वेग अचानक शून्य हो जाने से फर्श द्वारा व्यक्ति पर लगने वाला बल अधिक होने के कारण उसे चोट लग जाती है। क्योंकि इस स्थिति में अचानक वेग शून्य हो जाने के कारण फर्श द्वारा व्यक्ति पर बल अधिक लगता है और उसे चोट लग जाती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति रेत पर कूदता है तो रेत में पैर धंसने से उसका वेग धीरे धीरे कम होता है तथा लगने वाले बल का मान कम होने से उसे चोट नहीं लगती। तो ये है दो उदाहरण जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम को सिद्ध करते हैं। दोनों कारण लिख लें आप। उसके बाद हम लेंगे गति के दूसरे नियम का जो हमारे पास सूत्र प्राप्त हुआ है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न, ताकि हमारी आंकिक प्रश्न पर भी पकड़ जो है वो मजबूत हो सके। लेते हैं सबसे पहला प्रश्न।
5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? आगे वो कह रहा है यदि बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना हो जाएगा? पहले आप क्वेश्चन लिख लें। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो पहले आधे हिस्से में हमें बल की गणना करनी होगी और काम में लेंगे हम गति के दूसरे नियम का सूत्र। बाद वाले हिस्से में हमें बल का मान जो प्राप्त होगा उसे दोगुना करके फिर त्वरण की गणना करनी होगी। अब देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले दिया है m बराबर 5 किलोग्राम और वही 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण, यानी a है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। m भी दिया है, a भी दिया है, लेकिन हमें f नहीं दिया तो निकालना है और हमारा सूत्र हमें पता है गति के दूसरे नियम से, f बराबर m इंटू a। मान रखिए 5 गुणा 10 यानी कि 50 और इकाई क्या है? बल की हमने आपको बताई थी न्यूटन, यानी बल हमें कितना चाहिएगा? 50 न्यूटन बल चाहिएगा। बाकी आधे हिस्से में अगला जो हिस्सा है उसमें यदि बल को दोगुना कर दिया जाए, अब यदि F जो कितना है 50 हमें प्राप्त हुआ है और 50 का दुगना 50 इंटू 2 बराबर 100 न्यूटन। तो अब यदि बल 100 न्यूटन कर दिया जाए और चूंकि वस्तु वही है तो हम m वही काम में लेंगे और m कितना है? 5 किलोग्राम। अब हमें गणना करनी है किसकी? त्वरण की। सूत्र वही है F बराबर m इंटू a और a निकालने के लिए F में हमें m का भाग देना होगा। F यहां 100 और m वही है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि त्वरण का मान 20 और इकाई लगाइए इसकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जहां पहले त्वरण a का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, वही बल का मान दुगना करने पर यदि वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है तो हम ये पाते हैं कि वस्तु का त्वरण भी 10 है और 20 है, यानी वस्तु का त्वरण भी दुगना हो जाता है। तो बल का मान दुगना करने पर वस्तु का त्वरण भी दुगना हो जाता है। स्थिति ये है कि द्रव्यमान वही हो।
अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। m दे रखा है और हमें उसका v दे रखा है। इसे 5 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए विरामावस्था, ध्यान दीजिएगा, यानी अंतिम वेग अब क्या हो जाएगा वस्तु का? 0। तो इसे 5 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना होगा? यह है प्रश्न, नोट कीजिए आप, फिर लेते हैं इसका हल। दो 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसे 5 सेकंड में विरामावस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना होगा? दिया क्या क्या है हमें? m बराबर 200 किलोग्राम, वेग से गाड़ी चल रही है और अंतिम वेग विरामावस्था, तो इस वेग को मानेंगे हम u, 10 मीटर प्रति सेकंड, t है 5 सेकंड और अंतिम वेग v 0, क्योंकि वस्तु किसमें आ चुकी है? विरामावस्था। हमें कैलकुलेट करना है बल F। अब देखिए सूत्र, हमने एक सूत्र पढ़ाया अभी आपको, F बराबर m v माइनस एम यू बटा टी। जब हमने गति के दूसरे नियम का व्यंजक व्युत्पन्न किया था, हमने आपको सूत्र पढ़ाया mv यानी p2 माइनस p1 अपॉन टी, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। तो अब इस स्थिति में हम ये सूत्र काम में लेने जा रहे हैं। यहां आप बल का मान निकालेंगे और m यहां पर है देखिए 200 किलोग्राम, तो 200 इंटू वी का मान है 0 माइनस फिर से 200 इंटू यू का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद t की जगह हम रख देंगे 5। आगे हल कीजिए, 0 से किसी भी राशि का गुणा तो 0 और माइनस के साइन के साथ 200 इंटू 10 यानी 2000 बटा 5। आगे हल कीजिए तो f बराबर माइनस के साइन के साथ 5 एकम 5 और 5 चौक 20 माइनस 400 और इकाई है इसकी न्यूटन। तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा? 400 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। और यहां पर चूंकि माइनस का चिन्ह हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब बल जो है वो कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में लगाया जा रहा है। F बराबर माइनस 400 न्यूटन। इसी सूत्रों पर आधारित सवाल और भी लेंगे हम।
फटाफट आप नोट कर लें। यहाँ हमने दिया है वाली राशि ली है समय समाप्ति की ओर, और यहाँ हमने जो सूत्र काम में लिया है बराबर mv माइनस mu बटा t। केवल सिंपल तरीके से सूत्र में मान रखते हुए हमें बल की राशि प्राप्त हो जाएगी। ध्यान देना है कि चूंकि बल में माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब बल की दिशा विपरीत है। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और आंकिक प्रश्न तथा गति के तीसरे नियम के साथ में। नमस्कार।